Hello everyone, welcomes to the channel Stock Talk. स्टॉक टॉक चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम स्टॉक टॉक में किसी स्टॉक के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम स्टॉक मार्केट के गुरु वॉरेन बफेट के बारे में बात करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी सफलता का राज क्या है और उन्होंने आखिर कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स थे जिनको फॉलो करके उन्होंने इतनी बड़ी सफलता पाई है। फ्रेंड्स, आपको पता है हम ज्यादातर हम में से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट वी आर रनिंग शॉर्ट्स ऑफ द आइडियाज कि हम कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, कौन सा स्टॉक सही है, कौन सा ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा। मार्केट इज गोइंग अप, गोइंग डाउन, देयर आर लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटीज. We sometimes we get scared and then we are looking at the other people making money and then we get tempted to invest the money. And normally what we do, we follow our friends, या तो फिर हम किसी व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे जो सजेशंस आते हैं हम उनको फॉलो कर बैठते हैं, या फिर हम टीवी चैनल देखते हैं और वहाँ पे जो स्टॉक सजेस्ट किए जाते हैं हम उनको फॉलो करते हैं। कई बार वो सही भी होते हैं और कई बार वो गलत भी होते हैं। फ्रेंड्स, क्यों ना हम ऐसा कुछ करें, क्यों ना हम वो टेक्निक सीख लें, हम खुद थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके, थोड़ा रिसर्च करके हम एक सही स्टॉक अपने लिए चुने और उन स्टॉक में हम अपना पैसा लगाएं, जहां पे हमें पैसा के लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो और प्रॉफिट के चांसेस मैक्सिमम हो। फ्रेंड, हम उन टेक्निक को जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि हम रियल वर्ल्ड में हम उन चीजों को कैसे कैलकुलेट करें और कैसे समझें कि कौन सा स्टॉक हमारे लिए बेहतर है। फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव्स ऑन टू द वीडियो, आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। उन वीडियो में आपके लिए मैं स्टॉक की एक लिस्ट लेके आऊंगा, जो वो सारे स्टॉक होंगे जो उन पैरामीटर्स को जो वॉरेन बफेट ने अपने लिए सेट किए, जिनके बेस पे उन्होंने अपने स्टॉक्स चुने थे इन्वेस्टमेंट के लिए, उन पैरामीटर्स पे कौन से इंडियन स्टॉक्स फिट बैठते हैं, मैं उन शेयर्स को लेके आऊंगा और वो आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे। उनमें मैं वो डेटा लेके आऊंगा जो कि बहुत ही ऑथेंटिक होंगे, उसमें कोई सेंसेशन नहीं होगा, कोई फॉल्स न्यूज नहीं होगा, कोई रूमर स्प्रेड नहीं किया जाएगा। एवरीथिंग वुड बी बेस्ड ऑन वेरीफाइड ऑथेंटिक डेटा के बेस पे होगा। फ्रेंड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, and if you like the video, press the like button and don't forget to press the bell icon so that you will be the one to get the notification at the first place whenever there would be a new educational video on this. Okay friend, so let's move on and try to understand the secret of Warren Buffett's. Friend, there are lots of secrets, but one of the best secret what he had, he developed some kind of value analysis criteria to select a stock. उन्होंने एक वैल्यू एनालिसिस का मेथड बनाया था जिसके बेस पे वो स्टॉक चुनते थे। तो इनका सबसे सिंपल तरीका था वैल्यू एनालिसिस में, जो मोस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लीस्ट प्राइस। वैल्यू क्या आता था उसमें? नेट अर्निंग्स प्लस डिविडेंड्स। आपको पता है जो डिविडेंड्स है, दैट्स द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जो कि हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और नेट अर्निंग्स होता है जो डिविडेंड देने के बाद जो हमारे पास बचता है, उसको हम नेट अर्निंग्स बोलते हैं। तो इसमें वो वैल्यू क्या लेते थे? नेट अर्निंग्स प्लस डिविडेंड। और प्राइस कौन सा लेते थे? प्राइस टू बुक वैल्यू। तो मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू दोनों में डिफरेंस होता है। यदि मार्केट प्राइस किसी शेयर का मे बी 100 रुपीज, बुक वैल्यू हो सकता है उसका 10 रुपये हो, तो वो 100 डिवाइडेड बाई 10, वो 10 रुपीज लेते थे उसका प्राइस, और फिर उसको डिवाइड करते थे नेट अर्निंग्स प्लस डिविडेंड्स वाले नंबर को प्राइस से, और देखते थे स्कोर क्या आ रहा है। यदि स्कोर 2 से कम आता था तो ये एज्यूम कर लेते थे कि ये स्टॉक नीचे जाएगा, या दिस इज नॉट अ गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट। यदि स्कोर 2 से 10 के बीच में आता था तो मानते थे ये एवरेज है, इट्स काइंड ऑफ ओके,
I mean, risk and reward is kind of in the balance. So you can invest, you may leave also. There are better stock available in the market. और जिन स्टॉक्स के स्कोर 10 से ज्यादा आते थे उनको वो डेफिनेटली मानते थे दीज आर द गुड स्टॉक वेयर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। तो ये एक क्राइटेरिया था उनका। सो फ्रेंड्स, क्या वो सिर्फ इनके बेसिस पे स्टॉक चुन लेते थे या चुन लेते होंगे? नहीं फ्रेंड्स, ये एक क्राइटेरिया था जिसके बेसिस पे वो स्टॉक की लिस्ट बनाते थे और उनपे उनके कुछ अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे। वो उन आंकड़ों के थ्रू जाते थे उन कंपनियों के और देखते थे कि उन सारे प्रिंसिपल्स जो उनके थे वो उन कंपनियों पे किन किन कंपनियों पे फिट बैठ रहे हैं, फिर वो उन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते थे। तो फ्रेंड, हम नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे, देखेंगे उनके क्या क्या अकाउंट इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल थे। तो उनका सबसे पहला प्रिंसिपल था रेगुलर प्रॉफिटेबिलिटी का। वो ये देखते थे कि कोई स्टॉक उनको मतलब कितना प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है, पिछले ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पिछले कई सालों से वो देखते थे उनका ईपीएस क्या है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल क्या है। तो डेब्ट टू इक्विटी फ्रेंड, वो ये देखते थे किसी कंपनी में दो तरह के फंड होते हैं हमारा, एक डेब्ट फंड होता है, एक इक्विटी फंड होता है। तो इक्विटी फंड जो होता है वो शेयर होल्डर्स का फंड होता है और जो डेब्ट होता है जो कंपनी कर्जा लेती है। तो वो देखते थे कि हमारा कर्जा ज्यादा है या इक्विटी ज्यादा है, वो रेशियो कम है या ज्यादा है। यदि वो रेशियो ज्यादा है तो वो इसको अवॉइड करते थे, कम है तो वो उसको कंसिडर करते थे। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? सो फ्रेंड, किसी भी कंपनी में जो रिटर्न आता है उसका एक हिस्सा डेब्ट फंड की वजह से आता है और एक हिस्सा इक्विटी की वजह से आता है। तो जो डेब्ट फंड की वजह से जो रिटर्न आता है उसका एक बड़ा हिस्सा हम इंटरेस्ट को पे करने में लगा देते हैं, क्योंकि कंपनी ने जो कर्ज उठा रखा है उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो वो उन चीजों को साइड कर देते थे। वो सिर्फ ये देखते थे कि हम जो इक्विटी फंड है हमारा उसके ऊपर कंपनी का कितना इनकम है। रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल देखते थे वो, फ्री कैश फ्लो कितना है कंपनी का वो देखते थे, रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है फ्रेंड? किसी कंपनी में जो प्रॉफिट होती है, लेट्स से किसी कंपनी ने 100 रुपीज अर्न किया आफ्टर टैक्स, जो उनका एबिट है वो जो उनका नेट प्रॉफिट है वो 100 रुपीज है। 100 रुपीज में से कंपनी ने लेट्स से 40 रुपीज डिविडेंड बांट दिए, तो जो बाकी 60 रुपीज बच गए दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स। वो 60 रुपीज को कंपनी क्या करती है? कंपनी उसको री इन्वेस्ट करती है। कहाँ री इन्वेस्ट करती है? तो या तो कंपनी को एक्सपैंड करती है या किसी दूसरे सिमिलर कंपनी को एक्वायर कर लेती है या किसी और डेवलपमेंट एक्टिविटीज में लगाती है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कर लेती है या अपना सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग करती है। तो कहीं ना कहीं वो जो रिमेनिंग बच गए 60 रुपीज उनको वो इन्वेस्ट करती है। तो उनका एक क्राइटेरिया ये भी था कि उस वो जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर रिटर्न क्या है। तो फ्रेंड, हम आने वाले स्लाइड्स में हम वन बाय वन इन सारे क्राइटेरियाज को देखेंगे, ये होते क्या है और इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। So friends, let's move on to the next slide. So regular profitability. What is regular profitability? तो वो कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि पिछले 5 या 10 साल में कंपनी के ईपीएस क्या है। ईपीएस फ्रेंड, इट्स अर्निंग पर शेयर। ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है या नहीं, और यदि इंक्रीजिंग ट्रेंड में नहीं है तो लास्ट 5 इयर्स के इसके ट्रेंड क्या है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये देखते थे। और ईपीएस कैलकुलेट कैसे होती है? तो नेट प्रॉफिट हमारे कंपनी का है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। जो कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो डिवाइड करके हमारा ईपीएस आ जाता है। तो वो देखते हैं पिछले 10 सालों में कंपनी के ईपीएस क्या है। मीन्स उनको ट्रैक रिकॉर्ड देखने में इंटरेस्ट है। वो चेक करते हैं कि कंपनी कंसिस्टेंट है कि नहीं अपने बिजनेस में, बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है कि नहीं। ऐसा तो नहीं किसी एक साल में कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया उसके बाद लॉस आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि पिछले कई सालों से कंपनी लॉस कर रही है और अचानक एक साल में प्रॉफिट आया और हम बिना कुछ देखे हुए उसमें इन्वेस्ट करने लग गए कि कंपनी बहुत अच्छी है। तो इन चीजों को मिटिगेट करने के लिए, इन रिस्क को कम करने के लिए वो 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठाते थे और एटलीस्ट 5 ईयर का। यदि कंपनी
नई है या 4-5 साल की है, तो वो लास्ट 5 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखते थे कि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो फ्रेंड्स, ये काम आप भी कर सकते हैं। जब भी आपको कोई स्टॉक चुनना हो, आप किसी भी कंपनी में जहां पे आपको इन्वेस्ट करना हो, आप कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड उठा लीजिए। ये इंफॉर्मेशन आपको किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, किसी भी फाइनेंशियल वाले वेबसाइट पे, मनी कंट्रोल, ईटी, या फिर कंपनी के वेबसाइट पे भी ये इंफॉर्मेशन मिलती है। आप वहां पे जाके ये देख सकते हैं, कंपनी के बैलेंस शीट आप देख सकते हैं, लास्ट 5 इयर्स के क्या रिटर्न है, प्रॉफिट एंड लॉस उठा के देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो फ्रेंड, ये था पहला क्राइटेरिया जिसके बेस पे वो डिसाइड करते थे। दूसरा था डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो उसमें ये देखते थे वो कि कंपनी ने जो कर्जा ले रखा है वो इक्विटी से कितना ज्यादा या कितना कम है। तो फ्रेंड, ये बहुत ही कॉमन चीज है। यदि किसी कंपनी में कर्जा ज्यादा है इक्विटी से, इक्विटी मीन्स जो कंपनी का अपना फंड है, जो शेयर होल्डर्स के फंड है, यदि उससे ज्यादा कर्जा ले रखा है, तो इसका क्या मतलब, कंपनी जितना भी पैसा कमाएगी उसका एक बड़ा हिस्सा तो इंटरेस्ट पे करने में चला जाएगा। तो हमारे शेयर होल्डर्स के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, या बचेगा भी तो बहुत छोटा सा हिस्सा बचेगा। तो वो ये देखते थे कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है क्या कंपनी का, कितना डेब्ट है, कितना इक्विटी है, इक्विटी के मुकाबले डेब्ट कम है या ज्यादा है। कम है, कितना कम है, बहुत ज्यादा कम है, इट इज गुड, नेग्लिजिबल है, इट इज इवन बेटर। ये लेकिन यदि डेब्ट इक्विटी रेशियो ज्यादा आ रहा है तो वहां पे रिस्क ज्यादा है फ्रेंड, क्योंकि जो हमारे कर्जदार हैं वो आज नहीं तो कल वो अपना पैसा लेंगे, और कंपनी यदि प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है सफिशिएंटली, तो हमारी कंपनी रिस्क में आ जाएगी और हम वहां पे चांसेस होंगे कि हम अपना पैसा लूज कर सकते हैं, हमारा लॉस हो सकता है, एक बड़ा सा लॉस हो सकता है। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले, चाहे आपको सजेशन कितने भी रिलायबल सोर्स से क्यों ना मिले, आप कंपनी के वेबसाइट पे जाके या आप किसी फाइनेंशियल वेबसाइट पे जाके कंपनी का ये ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक कर ले कि कंपनी का कर्जा कितना है इक्विटी के मुकाबले। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि यस, दिस इज द गुड कंपनी, दिस इज द कंपनी यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट फॉर, एंड दिस इज वेयर योर फंड वुड बी 100% सिक्योर। आपका पैसा वहां पे बहुत ज्यादा सिक्योर रहेगा। और यहाँ पे जब हम डेप्ट की बात करते हैं तो नॉर्मली ये बहुत थोड़ा सब्जेक्टिव टॉपिक होता है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो को हम कैलकुलेट कैसे करें, नॉर्मली लोग लॉन्ग टर्म डेप्ट को कंसीडर करते हैं, बट इट कुड बी द लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेप्ट। बट हम इसको लॉन्ग टर्म डेट ही कंसीडर करते हैं कि लॉन्ग टर्म कंपनी के जो लॉन्ग टर्म कर्जे जो ज्यादा टाइम के लिए कंपनी ने कर्ज ले रखे हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा रिस्क है। जो शॉर्ट टर्म है तो वो कंपनी हैज टू पे, तो वो शॉर्ट टर्म में कंपनी पे कर देती है, बट जो लॉन्ग टर्म कर्जे हैं वो कंपनी के फाइनेंशियल्स को कहीं ना कहीं कमजोर करते हैं और कहीं ना कहीं हमारी प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा खा जाते हैं इंटरेस्ट के रूप में। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड है कि हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। सो फ्रेंड, जैसा मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि कंपनी कर्जा भी लेती है, कंपनी के पास शेयर होल्डर के भी पैसे होते हैं, जो जिनको हम शेयर होल्डर फंड्स बोलते हैं। तो वो बेसिकली इक्विटी फंड्स है हमारे पास, कंपनी के पास इक्विटी फंड्स होती हैं। फिर हमारे पास डेब्ट फंड भी होता है। जो कंपनी जो कमाती है उसका एक हिस्सा इक्विटी से एसोसिएटेड होता है, कुछ हिस्सा डेब्ट फंड से एसोसिएटेड होता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी इक्विटी पे कितना कमा रही है, क्योंकि हम जो कर्जा पे हम जो कमा रहे हैं उसका तो एक हिस्सा हमें पे करना है इंटरेस्ट के रूप में, जिनसे हमने कर्जा ले रखा है। तो हम यदि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे कंपनी का, इट विल लुक वेरी अट्रैक्टिव। बट हम देखेंगे कि जब सिर्फ इक्विटी पे कितना कमा रही है कंपनी, तो हमें पता चलेगा कि कंपनी इज गुड, बैड, और क्या है उनकी रियलिटी, क्या है कंपनी की। सो नॉर्मली यदि रिटर्न ऑन इक्विटी 15% या उससे ज्यादा आते हैं तो लोग मानते हैं कि ये एक अच्छी कंपनी है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। बट अगेन फ्रेंड, आपको देखना पड़ेगा कि ईयर ओवर ईयर कितना कंसिस्टेंट है। 15% दे रहे हैं या उससे ऊपर दे रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट। So let's move on to the next one. Next one is return on capital employed. So friend, हम कितना कैपिटल इसमें
कंपनी ने एम्प्लॉय किया हुआ है और उसको कितना कैपिटल को हम यूज कर रही है कंपनी, उस यूज करने से कितना रिटर्न कमा रही है, ये उसका एक रेशियो बताता है। और इसका फार्मूला जो है कैलकुलेट करने का, वो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ईबीआईटी क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें आपको ये देखना है कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल एक अलग टर्म है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड एक अलग टर्म है, आपको डिफरेंस थोड़ा समझना पड़ेगा। सपोज कि आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए में आपने सिर्फ 90 रुपए आपने बिजनेस में लगाए हैं, 10 रुपए आपने किसी कंटिजेंसी के लिए रख दिया कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम ये 10 रुपया हम यूज करेंगे। तो बेसिकली सिर्फ आपका 90 रुपया ही आपका बिजनेस में लगा हुआ है, वो ही बिजनेस एक्टिविटीज कंट्रोल कर रहा है और उसी के बेस पे आपको प्रॉफिट या नुकसान होगा। जो भी कमा रहा है वो 90 रुपये ही कमा रहा है। सो फ्रेंड, यहां पे हम कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ वो 90 रुपया है, कैपिटल हम देखेंगे तो वो 100 होगा। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ रहा है हमारा, इंटरेस्ट और टैक्स से पहले हमारा हम कितनी अर्निंग्स है, उसको हम डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो ये जितना ज्यादा आएगा आरओसी रेशियो, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस उतने ज्यादा है, नॉट चांसेस, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज्यादा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है और ये डेटा भी हम बहुत ही आसानी से किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे जाके बैलेंस शीट से निकाल के हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में ईबीआईटी के नंबर्स होते हैं हर एक प्रॉफिट एंड लॉस में, कैपिटल एम्प्लॉयड कितने आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगा। तो ये एक रेशियो आप निकाल के देखिए और यदि हायर आता है तो डेफिनेटली इट्स गुड। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री थोड़ा वैरीज करता है फ्रेंड, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग रिस्क हैं। जहाँ पे हमें जो बफर अमाउंट है, जो हमने बोला था कि 100 रुपीज कैपिटल है तो हम 90 रुपीज लगा रहे हैं, तो किसी इंडस्ट्री में लोग सिर्फ 60 लगाते हैं, 40 बफर में रखते हैं, कहीं पे लोग 98 भी लगा देते हैं जहां पे बहुत ही सिक्योर इंडस्ट्री है तो वहां सिर्फ 2 रुपये बफर रखते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, तो आपको उसका ट्रैक रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। Okay, friends, so let's move on to the next one. It's free cash flow. This is one of the most important criteria, friend. फ्री कैश फ्लो कंपनी कितना जनरेट कर रही है किसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, और उसका पिछला ट्रैक क्या है, कैश फ्लो कितना वो फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। सो फ्रेंड, यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि ये फ्री कैश फ्लो जो है ये इनकम नहीं है। फ्री कैश फ्लो, जितना हम कैश स्पेंड कर रहे हैं और जितना हमारा कैश आ रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा कैश फ्लो है। तो हमारा इनकम जो है वो कम हो सकता है, कैश फ्लो ज्यादा भी हो सकता है, कई बार हमारे इनकम ज्यादा हो सकता है, कैश फ्लो कम हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और किसी भी वेबसाइट पे आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे जाके कैश फ्लो स्टेटमेंट आप देख लीजिए कि उसमें कंपनी ने कितना आउटफ्लो किया कैश, कितना इनफ्लो किया, नेट कैश कितना जनरेट किया। क्योंकि जितना ज्यादा नेट कैश होगा कंपनी के पास, उतना ज्यादा कैपेसिटी होगा कंपनी को इन्वेस्ट करने का, एक्सपैंड करने का, या तो वो एम्प्लॉय के वेलफेयर पे खर्च करे या एक्सपैंड करे या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, जो भी चीज करना होगा। जब तक कैश नहीं होगा कंपनी कर नहीं सकती है, किसी को डिविडेंड भी नहीं दे सकती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डिविडेंड, इंटरेस्ट और जितने भी तमाम तरह के लायबिलिटीज हैं वो सब पे करने के बाद जो कंपनी के पास कैश बच रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्री कैश फ्लो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये देखना है कि ये कौन से ट्रेंड में, इंक्रीजिंग ट्रेंड्स में, डिक्रीजिंग ट्रेंड्स में। यदि डिक्रीजिंग ट्रेंड्स में तो इट कुड बी कि हम पैसा को हम बिजनेस डेवलपमेंट में लगा रहे हैं, हम नया बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं या हम एग्जिस्टिंग बिजनेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो आपको वो भी देखना जरूरी है। तो ये 2-3 क्राइटेरिया जो आपको देखना पड़ेगा फ्री कैश फ्लो में। अब लास्ट जो क्राइटेरिया है वो रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग। तो अब रिटेन अर्निंग क्या होती है?
रिटेन अर्निंग होती है जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है, लेट से कंपनी ने 100 रुपए प्रॉफिट कमाए, उसमें से 60 रुपए कंपनी ने डिविडेंड दे दिया और जो 40 रुपीज बच गए फ्रेंड, वो 40 रुपीज कंपनी क्या करती है, कंपनी उसको वापस री इन्वेस्ट करती है अपनी कंपनी में, या तो एक्सपैंड करती है या फिर किसी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है या फिर किसी दूसरे सेक्टर में भी अपना बिजनेस शुरू करती है। तो उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो उस रिटेन अर्निंग पे हमारा कितना इनकम हो रहा है कंपनी का, कंपनी कितनी कमाई कर रही है उस रिटेन अर्निंग के ऊपर, इसका फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं एक लिस्ट लेके आऊंगा, और लिस्ट होगी ऐसे कंपनियों की, ऐसे अच्छे कंपनियों की जो इन सारे पैरामीटर्स पे फिट बैठते हैं और जहां पे इन्वेस्ट करना बहुत हद तक सेफ होगा। यस फ्रेंड, बहुत हद तक मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा रिस्की होता है और कुछ भी गारंटेड नहीं होता। बट व्हाट वी कैन डू कि हम थोड़ा सा अपना रिसर्च करें, थोड़ा सा एनालिसिस करें और उसके बाद इन्वेस्ट करें, तो मैक्सिमम चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं कि हमारा लॉस नहीं होगा, हम कुछ ना कुछ गेन ही होगा और कुछ ना कुछ हम स्टॉक मार्केट से हम कमा के ही निकलेंगे। सो फ्रेंड, यदि आप भी किसी को ब्लाइंडली फॉलो करते हो, या तो टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे या फिर किसी दोस्त को या किसी ऐसे बंदे को जिनको उतनी जानकारी नहीं होती है, तो आप ये प्रैक्टिस इमीडिएटली आप स्टॉप करें और आप खुद का डिसीजन लें। आप खुद का डिसीजन लें। यदि किसी ने सजेस्ट भी किया तो आप उस स्टॉक को इन क्राइटेरियाज पे कस के देखिए कि ये उन पे फिट बैठते हैं कि नहीं, ये रैशनल है कि नहीं इसमें इन्वेस्ट करना, उसके बाद ही इन्वेस्ट करिए। क्योंकि आपने जो पैसा कमाया है, जो आप स्टॉक मार्केट में लगाने जा रहे हैं, आपने बहुत ही मेहनत से कमाया है और उसकी सेफ्टी की जिम्मेवारी भी आपकी है। तो आप ऐसे जगह पे पैसा लगाइए जहां पे आपको अच्छा रिटर्न भी मिले और आपका पैसा भी सेफ रहे। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं एक लिस्ट लेके आऊंगा और एक एक स्टॉक के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो फ्रेंड, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको जरूर लाइक करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।